अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर आपसे बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब हमने आपसे बात की थी थ्योरी ऑफ डिमांड की, और जब हम थ्योरी ऑफ डिमांड पे बेस कर रहे थे तो उस वक्त हमने एक टॉपिक पढ़ा था फैक्टर जिसकी वजह से हमारे पास शिफ्ट होता है डिमांड पर। तो डिमांड पर जो हमारे पास शिफ्ट होता है या फिर प्राइस की इंक्रीज होने से होता है या डिक्रीज होने से होता है, ठीक है। हमने ये बात उसमें की थी, लेकिन वो फैक्टर्स आए किसकी वजह से थे? वो इलास्टिसिटी की वजह से आए थे। चूंकि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि लचक आना तलब के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आना, फ्लक्चुएशन आना, कभी बढ़ जाए कभी कम हो जाए। तो वो जो आपने शिफ्टिंग पढ़ी थी, आज ये उसी शिफ्टिंग से कंसर्न एक टॉपिक है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले दो दफा आप पढ़ लेते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह। सर, जब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, तलब की लचक की, तो आपने एक बार सबसे पहले तो ये याद रख लेनी है कि इसके अंदर हमारे पास दो फैक्टर होंगे, एक प्राइस फैक्टर होगा और क्वांटिटी फैक्टर होगा। और प्राइस फैक्टर जो हमारे पास होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, और जो क्वांटिटी फैक्टर यानी क्वांटिटी डिमांड का जो फैक्टर होता है वो हमारे पास डिपेंडेंट होता है। अब जब इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे आप देखेंगे इन दो फैक्टर्स पे बात हो रही है। इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी टू चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल ऑन विच द डिमांड डिपेंड्स। अब इन ऑन वन ऑफ द वेरिएबल कौन सा है? प्राइस। प्राइसेस बढ़ती है, डिमांड गिरती है, प्राइसेस गिरती है, डिमांड बढ़ती है। तो ये हमारे पास ये जो दो फैक्टर लग रहे हैं अदर थिंग रिमेनिंग द सेम के साथ, और हमारे पास चेंजेस आ रही है, फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, तो इस फ्लेक्सिबिलिटी को जो हम पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इन अदर वर्ड्स इट इज द परसेंटेज चेंज। अब परसेंटेज चेंज का मतलब क्या है? चेंजेस वही है, 10 था 20 हो गया, 10 रुपया चेंज आया, 10% माइनस 20%, 10% का चेंज आया। चीज वही है, सिर्फ परसेंटेज लगा दिए। तो परसेंटेज चेंजेस का रेशो देखना, प्राइस की क्वांटिटी की परसेंटेज का रेशो देखना और प्राइस की परसेंटेज का रेशो देखने का नाम भी क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें से ही आप एक और जब मैं इसकी टाइप्स कराऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि ये वाली इलास्टिसिटी और ये वाली इलास्टिसिटी पूरी सेम है, बस एक अपना ज़हन बना लो कि सिर्फ परसेंटेज का गेम खेला हुआ है बस। जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो हमने इनको 3 टुकड़ों में तोड़ा हुआ है। characteristics of types of characteristic of demand, price elasticity और order elasticity। इन तीन ग्रुप्स के अंदर हमने इनको तोड़ा हुआ है। सबसे पहले आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा, जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय कैरेक्टरिस्टिक, तो सबसे पहले आता है हमारे पास इलास्टिक डिमांड। सर, डिमांड इज सेड टू बी इलास्टिक व्हेन द डिमांड वेरीज विद द सेम प्रोपोर्शन इन रिस्पांस टू चेंज इन प्राइस। यानी जितनी ही कीमत से आपका इजाफा होगा उतनी ही वर्थ से आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी। अगर आपकी प्राइसेस में 25% का इजाफा होता है तो आपकी क्वांटिटी 25% के एतबार से बढ़ेगी। अगर आपकी प्राइस में 25% लेस होता है तो आपकी क्वांटिटी भी 25% लेस होगी। इट मींस दैट कि दोनों का जो इंक्रीज है और दोनों का जो डिक्रीज है वो सेम प्रोपोर्शन पे हो रहा है, यानी सेम लेंथ पे चल रहा है। अब अगर हम इसका स्केड्यूल देखते हैं तो 12 रुपए की चीज थी, 4 क्वांटिटी बिकती थी, 8 रुपए की चीज थी, 6 क्वांटिटी बिकती थी। लेकिन इधर मैंने एक और भी कॉलम बनाया, टोटल रेवेन्यू तो सेम जनरेट हो रहा है। इस पे हम बात करेंगे, ठीक है। और जब बात करते हैं सर हम हाईली इलास्टिक की, जब हम बात करते हैं हाईली इलास्टिक तो इसका मतलब ये होता है एक थोड़ी सी चेंजेस करने की वजह से इतना सारा चेंज आ रहा है। अब उसने क्या किया है, जब 8 रुपए की चीज थी तो 15 क्वांटिटी बिकती थी, उसने पब्लिक को देखकर थोड़ा सा प्राइस में गिराया, यानी समझ लें उसने 7 रुपए कर दिया, 1 रुपया कम किया, वो 25% इसकी इंक्रीज हो गई, 25% क्वांटिटी बढ़ गई। तो आप इधर देख सकते हैं कि 10 क्वांटिटी एक साथ बढ़ गई। एक थोड़े से वेरिएशन की वजह से इतना ज्यादा उसकी क्वांटिटी में इजाफा हो गया। तो ये जो हमारे पास होता है कि जब हमारे पास प्राइसेस के अंदर स्मॉल चेंजेस हो और क्वांटिटी डिमांड के अंदर उससे ग्रेटर चेंजेस हो जाए तो हम इसको बोलते हैं हाईली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। अब एक बात होती है इनइलास्टिक डिमांड। सर देखिए, इलास्टिक में हमने क्या पढ़ा था कि सेम प्रोपोर्शन से चेंज होना। हाईली इलास्टिक में क्या पढ़ा था कि भाई हम लोग के पास थोड़ा सा चेंज हो और क्वांटिटी की तरफ ज्यादा चेंजेस आ जाए। इनइलास्टिक क्या बोलता है? चेंजेस हों लेकिन
दरमियाना रवि वाली चेंजेस हो, यानी अगर आप देख सकते हैं प्राइसेस का बहुत ज्यादा गिरना, डिमांड के अंदर थोड़ी सी कमी आती है। अगर हम देखें कि 10 रुपए की चीज थी तो 8 बिकते रहे, 4 रुपए 6 रुपए की हो गई तो 11 बिक रहे हैं। क्वांटिटी में तो 3 का इजाफा हुआ है, लेकिन जो प्राइसेस गिरी वो 4 से गिरी है, यानी प्राइसेस का जो गिरना है वो ज्यादा है और क्वांटिटी में इतना इजाफा नहीं हुआ जिस हिसाब से होना चाहिए था। तो इसका मतलब ये है कि इलास्टिसिटी डिमांड की हम बात करते हैं, डिमांड इज सेड टू बी इलास्टिक व्हेन अ स्मॉल चेंजेस इन द क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड के अंदर हल्की सी चेंजेस किए तो हमारे पास जो प्राइसेस है उसमें भी लेस प्रोपोर्शन ही आ रहा है। और अगर हाईली इलास्टिक की हम बात करते हैं तो हम लोग प्राइसेस के अंदर छोटी सी चेंजेस करते हैं, लेकिन जो हमारे पास क्वांटिटी में चेंजेस, क्वांटिटी में फर्क आता है वो ग्रेटर में आता है। और जब हम इलास्टिक की बात करते हैं तो दोनों जगह सेम रहता है। ये तीन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड की। अब इसके बाद जो आप पढ़ेंगे परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक, तो अगर आपको पता चलेगा कि एक जैसा कर्व होता है जो कांस्टेंट हो जाता है। सर जब हम बात करते हैं perfectly elastic demand is said to be perfectly elastic if it contract or extend even through the price does not change its demand। अब मैंने आपको एक बात कही थी डिमांड के लेक्चर के अंदर, उसमें मैंने आपको ये बोला था भाई कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि उसकी डिमांड सेम रहती है, प्राइस बढ़ा दो तब भी वही रहेगी, प्राइस गिरा दो तब भी वही रहेगी। जैसे हमने दूध वाले की एग्जांपल ली कि एक दिन में इतनी क्वांटिटी तो बिकनी है, मैं 100 की बेचूं, मैं 90 की बेचूं, मैं 110 की बेचूं, इतनी तो बिकनी है। तो इधर आपसे वो यही कह रहा है कि प्राइस में हम जितनी भी चेंजेस कर लें, डिमांड में हमको कुछ चेंजेस नहीं होती है। इधर उसका मेन फैक्टर है, आप देख रहे हैं कि प्राइसेस इसमें 0 रखी, P0 इसमें शो ही किया है। अब इसमें बोला परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का आप याद रख लीजिए, हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का कर्व हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। परफेक्टली इनइलास्टिक उसका सेम टॉपिक वो बोलता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में आपने क्या बताया था कि प्राइसेस में जितना भी चेंज हो जाए डिमांड सेम रहती है। इधर बोलता है क्वांटिटी में जितना भी चेंज हो जाए, इट मींस प्राइसेस में आप परफेक्टली जब आप इलास्टिक पढ़ते थे तो उधर हम ये पढ़ रहे थे कि हमारे पास क्वांटिटी में जितना भी चेंज हो जाए उसकी प्राइस एक ही रहती है, क्वांटिटी में जितना भी चेंज हो जाए प्राइस एक ही रहती है। और इधर परफेक्टली इलास्टिक में हम क्या बात करेंगे, क्वांटिटी हमारे पास सेम रहेगी हालांकि प्राइस में जितना भी चेंजेस हो जाए। इट मींस दैट एक जगह आपका क्वांटिटी का फैक्टर कांस्टेंट है, अपनी जगह से हटने को नाम नहीं ले रहा, और एक जगह आपका प्राइस का फैक्टर कांस्टेंट है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि प्राइस कांस्टेंट होती है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, क्वांटिटी कांस्टेंट होती है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में। प्राइस जब कांस्टेंट होगी तो डिमांड का कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा, क्वांटिटी कांस्टेंट होगी तो डिमांड का कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस बनेगा। ये बहुत अच्छी इसको जज करने की एक नॉलेज है। एंड दोस्तों अब हम अपनी प्राइस इलास्टिसिटी का आगाज करते हैं। सर ये टॉपिक पढ़ाने के लिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, a measure of the extent of changes in the market demand for the good in response to change in supply। जैसे मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ प्राइस, उसमें मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक होता है मार्केट प्राइस यानी सप्लाई और डिमांड की इंटरेक्शन के बाद, और एक मैंने आपको बताया था रेगुलेटेड यानी जो हमारे पास जो प्राइस सेट करने के इदारे हैं वो आपके सेट कर दें। ये दो चीजें हमने पढ़ी थी। इधर हमको कह रहा है कि मार्केट डिमांड का मतलब क्या हो गया, इंटरेक्शन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। ये बात क्लियर हुई। उसके हिसाब से जो हम चेंजेस करें प्राइस के अंदर वो क्या कहलाती है, प्राइस इलास्टिसिटी कहलाती है। ठीक है, किन फैक्टर पे प्राइस इलास्टिसिटी डिपेंड करती है। नंबर 1, नेचर ऑफ कमोडिटी चेंज नहीं होना चाहिए। इसके बाद है गुड्स हैविंग सेवरल यूजेस, यानी अगर सपोज करें, अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि हम लोग के पास जब बकरा ईद गुजरती है
तो उसके बाद हम लोग लेदर होता है जो गाय की चर्बी होती है, उसको हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग डोनेट कर रहे होते हैं, किसी भी इदारे को दे रहे होते हैं, वो क्या करते हैं उनसे बेचते हैं, और जो उनसे लेते हैं वो उनसे फिर सर्दियों की चीजें बनाना शुरू करते हैं। यही होता है। अब आप इसको समझना। सर एक गुड़ है, क्या है हमारे पास, गाय, उससे हमने एक हमारे पास इसका लेदर है। अब वो लेदर है, उस लेदर से क्या क्या चीजें बन रही है, जूता ही बन रहा है पहली चीज, और क्या बन रहा है, कालीन भी बन रहा है दूसरी चीज। तो उसके सेवरल यूजेस है। तो इसका मतलब जब उसके सेवरल यूजेस हैं तो उसकी हर एक एतबार से क्वालिटी भी अलग हो, हर एक एतबार से इसकी क्वांटिटी भी अलग इस्तेमाल होगी, और हर एक एतबार से इसकी प्राइसेस भी अलग होगी। तो ये भी फैक्टर हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी में डिपेंड करता है। सपोज करें आप, अगर मैंने लेदर की 3 क्वालिटी बना दी, ए बी सी, मैं बोलूँ जो सबसे अच्छे वाला ए है वो आप जूतों में लगा दो, सी वाला हम लोग कालीन में भी इस्तेमाल कर लेंगे, डी वाला किसी और चीज में इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये मैंने कैटेगरीज डिफाइन कर दिया। अब जब कैटेगरीज डिफाइन कर दी तो प्राइस में फर्क आना शुरू हो गया। प्राइस में अब एक ये वाला सीन होता है जो मैंने आपको प्राइस में फर्क करके दिखाया। एक होता है लमसम सीन। लमसम में क्या होता है, अब लमसम का समझना। लमसम का मतलब क्या होता है, इसमें ए क्वालिटी भी होगी, बी क्वालिटी भी होगी और सी क्वालिटी भी होगी, सबका एक साथ हिसाब करो, यही है ना। तो फिर वो बोलता है यार तुम इसके इतने लगा रहे हो, तुम इसके इतने लगा रहे हो, तुम सी के इतने कम लगा रहे हो। तो फिर वो किस वजह से रेट में फ्लक्चुएशन कर रहा होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वजह से। ठीक है। इसके बाद हमारे पास है ड्यूरेबल एंड पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल और ड्यूरेबल गुड्स जो हमारे पास एक निकट स्टैंडर्ड टाइम पीरियड के लिए होते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग करना इनकम प्राइस लेवल की चेंजेस को भी देखना पड़ता है। अच्छा, अब हमने जब बात की थी कि जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारी कंजप्शन भी बढ़ती है, लेकिन जो कंजप्शन बढ़ती है वो लेस प्रोपोर्शन टू इनकम होती है। ये भी हमने आपसे ये वाली बात की थी। अब जब हमने ये वाली बात इधर कह दी है कि लेस प्रोपोर्शन टू इनकम है, तो इसका मतलब है अगर इनकम राइज होगी तो राइजेस होंगी, इनकम घटेगी तो हमको मार्केट डिमांड पे चल रहे हैं, मार्केट फोर्सेस पे रहे तो हम लोग प्राइसेस भी गिराने पड़ेंगे। इसके बाद है भाई, अब इसने एक फैक्टर दिया था ड्यूरेबल एंड पेरिशेबल आइटम, और एक इसने फैक्टर दिया टाइम। तो ये दोनों एक दूसरे से कॉम्पैक्ट है। टाइम खत्म हो गया तो आपके आइटम बेकार हो गए। अब वो पहले जितने की बिकती थी आपको आप जीरो, अब जो किसी की कीमत पे नहीं बिकेगी। इसके बाद प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन द गुड्स। अब प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन द गुड, आपके पास लेदर है, आपने अगर 3 क्वालिटी का ए बी सी, अब आपको जिससे जितनी इनकम आ रही है आप उस पर इतना स्पेंड करना शुरू कर देंगे। तो फिर वो यही बोल रहा है, अगर सपोज करें ए क्वालिटी से आप कोई अच्छी प्रोडक्ट बना रहे हैं और बी क्वालिटी से आप कोई 3rd क्लास प्रोडक्ट बना रहे हैं, अगर आपने ए क्वालिटी पे जो इनकम एक्सपेंड करनी थी वो आपने गलती से बी पे कर दी, तो इट मींस दैट कि क्या हो जाएगा, बी की क्वालिटी एक घटिया क्वालिटी बनने के बावजूद भी वो क्या हो जाएगी, उसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी, और ए की जो प्राइसेस हैं वो हमारे पास घट जाएंगे। फिर भी ये क्या होगा, अपनी उसी प्राइस में बिकेगा, पर सही नहीं जो रेवेन्यू जनरेट होगा, लेकिन फिर जो मार्केट में आपकी क्वालिटी गिर जाएगी, उसके बाद फिर ए क्वालिटी आपसे कोई नहीं लेगा। यही बताने का मकसद है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन द गुड्स। क्या आपका प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन द गुड्स एकदम सही होना चाहिए, एकदम फ्लेक्सिबल जो आती है वो आनी चाहिए। अगर मार्केट के हिसाब से आपकी 2-3 रुपए फ्लेक्सिबल आ रही है तो वही आनी चाहिए, अगर आपकी उससे ज्यादा आ रही है तो फिर आपको देखना चाहिए कि कौन सा फैक्टर आपका कम है। इसलिए हम लोग प्राइस फैक्टर उस पर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जब सर बात करते हैं, एक होती है इनकम इलास्टिसिटी और एक होती है ग्रॉस इलास्टिसिटी, और इनके अंदर भी 2 टाइप्स के गुड्स होते हैं, आपको वो भी समझाएंगे। सर जब बात करते हैं हम इनकम इलास्टिसिटी क्या बोलती है, a measure of the responsiveness of demand for a good in relating to a change in the level of the money income amongst consumers। वही बात है जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाई। सपोज सुनिए, आपकी इनकम है 10,000 और इसमें आपकी कंजप्शन है 9,000 की, 1,000 आपका सेविंग कर जाता है। ठीक है, अब हमने ये बात कर ली, आपकी इनकम हो गई 20,000, कंजप्शन बड़ा यही क्यों कर लो 15,000, 5,000 सेविंग में जा रहा है। अगर यही बात हो जाती है और आपकी कंपनी के अंदर ये हायर हो जाता है कि कोरोना के बाद मुल्क के अंदर जितनी भी फर्म्स खुली और गुर्बत का रेशो इतना बढ़ गया है, तो 2 पॉइंट होते हैं, या तो वो नहीं साइजिंग कर लें यानी मुलाजिमों को निकाल लें, या वो तनख्वाह आदि करवा लें। तो अब 5,000 हो गई और 5,000 हो गई तो 100% है कि आप पे 9,000 कंसेशन करते थे, तो अब आप अपना सेविंग एरिया तो नहीं बना सकेंगे, लेकिन 5,000 की 5,000 आप कंजप्शन में डालेंगे।
यही होगा। अक्सर जब आप 5,000 की कंजप्शन में डालेंगे तो ये डिमांड इनकम इलास्टिसिटी ये कहती है कि आप डिमांड में चेंजेस लाएं, लेकिन आपका जो चेंजेस का रिस्पॉन्स है ना वो अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर इनकम होना चाहिए। कंज्यूमर की अगर इनकम के हिसाब से आपकी डिमांड के चेंज आती है तो वो हम कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखिए इसमें दो गुड्स होते हैं, ठीक है, एक होता है नॉर्मल गुड्स और एक होता है इंफीरियर गुड्स, ठीक है। A normal good will always having positive elasticity of demand because income increase, demand for the product also increase. हमेशा याद रखना। अब नॉर्मल गुड्स की हम बात कर रहे हैं और एक होते हैं हमारे इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड इसके उलट होते हैं। पॉजिटिव डिमांड, पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी उस वक्त होगी जब आपकी आमदनी भी बढ़ रही होगी और प्रोडक्ट्स की डिमांड इंक्रीज हो रही होगी। यानी इसमें दो वाला नेचर है। जब आपकी 10,000 सैलरी थी और 10,000 के बाद 20,000 सैलरी हुई, आपकी इनकम भी बढ़ी और आपकी डिमांड भी बढ़ी कंजप्शन के थ्रू, ठीक है। इंफीरियर गुड्स इसमें नेगेटिव होती है, जो मैंने आपको भी बताई थी कि 10,000 से 5,000 हो गई और 9,000 की कंजप्शन हर महीने होते आ रही है। तो इट मीन्स दैट कि 5,000 जो इनकम है अब वो 5,000 किस में जाएंगे, कंजप्शन में जाएंगे। तो इसका मतलब यही बात कर रहा है। An inferior good will always have negative income elasticity because an increased income demand for the will also decrease as consumers switch to other alternatives. अब देखो बोलता है इनकम तो इंक्रीज हो। अब देखो इसमें दो नेचर है। इंफीरियर गुड्स इसमें आपके पास क्या हो रहा है, इनकम इंक्रीज हो रही है और जो आपके पास डिमांड फॉर द प्रोडक्ट विल डिक्रीज, प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज हो रही है। तो प्रोडक्ट की डिमांड में आपको इसलिए कह रहा हूँ डिक्रीज हो रही है। इनकम, अब देखो इनकम के अंदर दो फैक्टर होते हैं। एक हमारे पास ऐसे लोगों की इनकम होती है जो प्रोफेशनल क्वालिफाइड होते हैं। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि प्रोफेशनल क्वालिफाइड होने के बाद कोई भी आपके पास पैंडेमिक आ जाए, कुछ भी आ जाए, रिसेशन आ जाए, तो उन लोग की क्या आमदनी में कमी हो रही है? भाई कमी नहीं हो रही है तो बढ़ भी तो नहीं रही है। अब ये टॉपिक है जिसका इस तरह बजट आया हुआ है, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि इनकम तो इंक्रीज हो रही है लेकिन डिमांड डिक्रीज हो रही है, और डिमांड डिक्रीज किस वजह से हो रही है? उस तबके की वजह से हो रही है जिसकी इनकम इंक्रीज है। समझ में आई? एज कंज्यूमर स्विच टू अदर अल्टरनेटिव, और कंज्यूमर क्या कर रहा है, अपनी आमदनी के गिरने की वजह से वो अपनी कंजप्शन को जारी रखने के लिए उसी के दूसरे अल्टरनेटिव पे जा रहा है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल ये होगी, आप पहले ऑलपास का दूध पीते थे, हुआ क्या, आपकी आमदनी गिरी, कंजप्शन वही लेवल पे, आपको उस कंजप्शन को जारी रखना है, और जब आपको उसको जारी रखना है तो आप क्या करेंगे, आप स्विच करेंगे ऑल्टरनेटिव। आप बोलेंगे ऑलपास का 150 का मिलता है, खुला दूध लेता हूँ तो मेरे को 100 रुपए का मिलता है, तो आपने उसको ऑल्टरनेट चूज कर लिया, ठीक है। इसके बाद है क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी का सिंपल सा समझ लो, और इसकी आसान सी एग्जांपल है कि हम लोग एक चीज की डिमांड के अंदर कुछ चेंजेस करें और दूसरी चीज की डिमांड के अंदर कुछ चेंजेस हो रहे। मतलब एक आपके पास प्रोडक्ट ए है और एक प्रोडक्ट बी है। सर प्रोडक्ट ए के आप क्या करते हैं, प्राइसेस में कुछ चेंजेस करते हैं, तो प्रोडक्ट बी की डिमांड में कुछ चेंजेस होती है। आपके सामने ये एग्जांपल लिखी हुई है, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर व्हीट would be found by calculating how much the quantity bought change as a result of 1% increase in its prices। बनता है कि मैंने व्हीट यानी गंदम की क्वांटिटी डिमांड के अंदर कुछ इजाफा किया, तो उसका रिजल्ट में वो क्या हासिल हुआ कि 1% इंक्रीज हो गया। क्या हो गया, इसकी प्राइसेस में इंक्रीज हो गया। तो यानी अब मैं इसकी आपको और एग्जांपल अच्छी देता हूँ। देखो आप समझते हो, आप एक तस्वीर और आप एक सूट बना रहे हो, पहले आपने अब हुआ ये कि कपड़े का रेट बढ़ गया, ठीक है, रेट बढ़ गया। अब उसके साथ धागा भी लग रहा है, धागे का भी रेट बढ़ गया। पहले वो 5 रुपए का मिलता था, अब 10 रुपए का मिल रहा है। कपड़ा पहले 400 रुपए का आ रहा था, अब वो कितने का आ रहा है, 500 रुपए का आ रहा है, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं आपसे जनरल चीज पूछूं, अभी आप कपड़े को भी अलग कर दो, धागे को भी अलग कर दो, दोनों की प्राइसेस को भी अलग कर दो, लेकिन मुझे एक चीज बताओ कि कपड़ा हमारे पास धागे से बनता है?
वहां बनता है। इट मीन्स दैट कि अगर कपड़े की प्राइसेस बढ़ी है तो उसमें मेन इफेक्ट किसका है, धागे का। अगर धागा की प्राइसेस नहीं बढ़ती तो कपड़े की प्राइसेस भी इतनी नहीं बढ़ती। यानी अगर हम लोग गुड्स ए को अगर हम अपना धागा ले लें और गुड्स बी को हम अपना कपड़ा ले लें तो हम ये बोल सकते हैं कि धागे की अशिया के ऊपर इजाफे की वजह से कपड़े की अशिया में इजाफा हुआ। समझ में आई? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसके अंदर से हमारे पास दो गुड्स होते हैं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड और एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या है? अ गुड वेयर डिमांड फॉर गुड ए इज इंक्रीज्ड बाय राइज इन द डिमांड फॉर गुड बी। जिस तरह मैंने आपको एक चीज बताई कि गुड ए आप ले लो धागा और गुड बी आप क्या लोगे, कपड़ा। गुड ए की प्राइसेस इंक्रीज हो रही है तो गुड बी की प्राइसेस ऑलवेज इंक्रीज हो जाएंगे। इधर वो आगे वाली एग्जांपल है। और सब्स्टिट्यूट में क्या कहता है? आ गुड वेयर डिमांड फॉर गुड, आ गुड वेयर डिमांड फॉर गुड ए इज इंक्रीज। ए की प्राइसेस यानी धागे की प्राइसेस बढ़ गई बाय फॉल इन द डिमांड फॉर गुड बी। और क्या हो गया हमारे पास? गुड बी की डिमांड में फॉल हो गया यानी उसकी कमी हो गई क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वही होते हैं जिनमें इंक्रीज हो रहा होता है, लेकिन सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है कि एक जैसी चीज का दूसरी चीज सब्स्टिट्यूट करना। जैसे हम सब्स्टिट्यूट मेथड में क्या कर रहे होते हैं, अगर आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 लिखा हुआ होता है, x और y को जमा करोगे तो 10 आएगा, तो हम क्या कर रहे होते हैं, y को उठा के उधर ले जाते हैं और उसका एक सब्स्टिट्यूट बना देते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। तो इसी तरह मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ कि इधर हम लोग क्या कर रहे हैं कि चीज में उधर चीज एक ही है, जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है ना उधर हमारे पास प्रोडक्ट एक ही है, यानी दोनों प्रोडक्ट हैं तो एक ही प्रोडक्ट है, लेकिन जो हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड है उसका सब्स्टिट्यूट है, यानी समझ लिया इसका एक रेप्लिका है। तो रेप्लिका की प्राइसेस तो रेप्लिका की डिमांड तो वैसे ही गुड है। अगर मैं आपके सामने एक ओरिजिनल चीज रखूंगा और एक रेप्लिका रखूंगा तो उसका फर्क आपको भी नजर आ जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूट है, उसका एक रेप्लिका है, उसकी चेंजेस हमने दिखानी है। Methods of measuring elasticity of the demand। सबसे पहले है आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए हमने आपके सामने 3 मेथड बताए। बास बुक के अंदर टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल आउटले, यूनिटरी मेथड, परसेंटेज मेथड और ज्योमेट्रिकल मेथड, ये 3 नाम लिखे होते हैं। बास बुकों के अंदर ज्योमेट्री मेथड को हटा दिया जाता है और आर्क इलास्टिसिटी और पॉइंट इलास्टिसिटी एक अलग अलग स्टाइल से दिखाई जा रहे हैं। बात देखिए, जब ये इन दोनों की बात होगी आर्क और पॉइंट की, तो वो किसमें आ जाएंगे, ज्योमेट्रिक में आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू द मेथड। अब ये कौन सा चल रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर, आउटले, यूनिटरी मेथड। इसमें देखो हमारे पास 3 चीजें होंगी, इक्वल्स टू यूनिटी, ग्रेटर यूनिटी और लेस देन टू यूनिटी। ठीक है, यानी वही बात है, तलब की लचक 1 के बराबर, तलब की लचक 1 से जायद, तलब की लचक 1 से कम। ठीक है, इन केस द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन द परचेस ऑफ द गुड्स रिमेन द सेम विद द चेंज। अब ये आप सोचें तो ये हमारे पास इलास्टिक डिमांड की बात हो रही है। Greater than unity, in case the total amount spent on the purchase will increase with a decrease in the prices of a demand is said to be greater than unity। यानी परचेज, यानी हमारे पास जो अशिया की जो परचेज है उसमें फुल इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कीमत में उसकी गिनती ही जा रही है, तो हम बोलेंगे ग्रेटर देन। और लेस में बोलता है इन केस द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन द परचेज डिक्रीजेस, अशिया की कीमतें गिर जा रही है लेकिन डिमांड उसकी बढ़ती ही जा रही है, तो फिर हम बोलेंगे लेस टू यूनिटी। ठीक है, उसके लिए मैंने एक शेड्यूल बनाया है, यहाँ देख लें। अब देखते हैं, प्राइस 1 थी और क्वांटिटी डिमांड भी 300 थी, टोटल एक्सपेंडिचर भी 300 था। प्राइस 2 रुपए की हुई तो डिमांड गिरी, यानी प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड गिरना शुरू हो गई और टोटल एक्सपेंडिचर अब भी 300 थे। प्राइस मजीद बढ़ी, डिमांड वापस गिरी और टोटल एक्सपेंडिचर 300 रुपए। इन तीनों सिचुएशन के अंदर हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, इसके बाद है प्राइस मजीद बढ़ रही है, क्वांटिटी डिमांड गिर रही है, कितनी हो गई, 300 रुपए। प्राइस मजीद बढ़ी, क्वांटिटी डिमांड कम हुई, लेकिन अब उस सेम प्रोपोर्शन से कम नहीं हुई। अगर ऊपर देखते हैं 300 फिर 150, 150 के बाद 100, यानी एक खास प्रोपोर्शन से कम हो रहा है। लेकिन जब हम 75 और 70 का डिफरेंस देख रहे हैं ना, तो कुछ खास चेंजेस नहीं है। इधर से 5 रुपए का चेंजेस है
और इधर से हम लोग देखें तो 10 क्वांटिटी का चेंजेस है। 75 to 70 देखेंगे तो 5 क्वांटिटी का चेंजेस आ रहा है, और 70 to 60 देखेंगे तो 10 क्वांटिटी का चेंजेस आ रहा है। तो ये जो चेंजेस आ रहा है ना, इसी वजह से हम लोग की क्या हो रही है, इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड हमारी एक से ज्यादा हो रही है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं 7 और 40 इसकी क्वांटिटी डिमांड है, तो फिर इसकी टोटल एक्सपेंडिचर 280। ठीक है, और इधर बात करते हैं 8 प्राइजेस है और 30 इसकी क्वांटिटी डिमांड, तो टोटल एक्सपेंडिचर मजीद गिर गए। आप यही देखें, जब हमारे एक्सपेंडिचर परचेजेस गिरेंगे तो उनकी डिमांड क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। 9 है प्राइजेस है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड 25 होगी। आप इस पूरे इसमें देख लेंगे, जितनी प्राइजेस इंक्रीज होती जा रही है उनकी डिमांड गिरती जा रही है। यानी हमने इधर कौन सा लिखा है, when the demand decreases the prices rises। लेकिन जो ये प्राइजेस राइजेस हुए हैं उसके अंदर ये तीनों फैक्टर आए कि इक्वल्स टू यूनिटी, ग्रेटर देन यूनिटी और लेस देन यूनिटी। इसके बाद से हम बात करते हैं अपने परसेंटेज मेथड के। सर परसेंटेज बेस्ड मेथड के ऊपर जब हम बात करेंगे तो इसमें हमारे पास बताया जा रहा है कि हम लोग क्या करें। अब देखो, जब आप पढ़ोगे ना परसेंटेज मेथड और प्राइस इलास्टिसिटी, आप इसको चेक करके देख लेना। प्राइस इलास्टिसिटी हम बात कर रहे थे प्राइसेस की चेंजेस के ऊपर, इसमें सिर्फ बात हो रही है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, यानी हर एक वर्ड के साथ क्या लगाया जा रहा है, परसेंटेज। ठीक है, और इसके फॉर्मूला इसलिए लिखें, जब आप उसका न्यूमेरिकल अल्लाह ने चाहा सॉल्व करेंगे आगे एडवांस लेवल में, तो फिर आप उसको बहुत आसानी दिस बेस्ड अपॉन the method above and looks to exactly prescribe the percentage change that has occurred, therefore being able to offer greater comparison between the different demand curves। ठीक है, बस पहले आप अगर हम उसका फॉर्मूले को देखेंगे, ये मैंने एन से प्राइस इलास्टिक परसेंटेज मेथड को शो किया है, और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में हम लोग क्या करते हैं, न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड, परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस में एवरेज डिमांड करते हैं, यानी इन दोनों का एवरेज ले लेंगे। और जब ये दोनों फॉर्मूले हमारे पास तैयार हो जाएंगे, यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस, तो जो इनका रेशो है उस रेशो को हम क्या कहते हैं, परसेंटेज मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके बाद हमारे पास मैंने आपको बताया था ज्योमेट्रिकल मेथड है, और ज्योमेट्रिकल मेथड में हम दो मेथड पढ़ते हैं, आर्क इलास्टिसिटी एंड पॉइंट इलास्टिसिटी। सर अगर देखा जाए Q2 माइनस Q1, अगर मैं आपको ये बोलूँ तो आप खुद ही बोलोगे सर चेंज इन Q। ठीक है, और P2 माइनस P1 तो आप खुद बोलोगे चेंज इन प्राइजेस, और जब मैं आपको बोलूंगा P2 प्लस P1 तो आप बोलोगे एवरेज प्राइस, और Q2 प्लस Q1 तो आप बोलोगे एवरेज क्वांटिटी। यानी देखा जाए प्राइस इलास्टिसिटी जो हमारे पास अभी हम पढ़ के आए पीछे परसेंटेज मेथड, उसका फॉर्मूला 100% सही है, लेकिन इधर जो हम लोग मैंने आपके सामने डायग्राम भी बनाई है, जो हम लोग इलास्टिसिटी मेजर करते हैं वो सिर्फ आर्क की मदद से करते हैं, और उस आर्क को हम लोग क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द इलास्टिसिटी ऑफ टू डिफरेंट पॉइंट्स ए एंड बी, दो डिफरेंट पॉइंट्स is arc elasticity of demand, और arc elasticity is measure of the average of the responsiveness। इन दो ये दोनों मेजर है, इनका रिस्पॉन्स है एक दूसरे की तरफ, और इनके हम क्या करें एवरेज ले रहे हैं, exhibited by the demand over some finite stretch of the curve। ठीक है, इसके बाद सर जब आप इधर आएंगे पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड की, उधर आपने क्या किया था कि जब हमने डायग्राम बनाई थी तो हमने 2 पॉइंट्स की बात की थी, और पॉइंट इलास्टिसिटी के अंदर डिमांड के अंदर हम एक ही पॉइंट पे बात करेंगे। द इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड ऑन अ सिंगल पॉइंट ऑन अ डिमांड कर्व इज कॉल्ड पॉइंट इलास्टिसिटी। अब एक मैं आपको चीज बताता हूँ, ये पूरा लेक्चर आपके साथ मेरा होने का मकसद ये था, देखो अगर आपको इलास्टिसिटी पता करनी और अगर हम उसका फिजिकल एक वो बनाते हैं, चार्ट स्केड्यूल बनाते हैं, तो फिर पहले अगर मैं आपको खुद बोलूं कि 10 रुपए प्राइस थी और 20 क्वांटिटी बिकती थी, अब मैं प्राइस कराऊंगा 20 करूंगा तो क्वांटिटी आपकी 5 हो जाएगी। ठीक है, अब ये आपके ज़हन में चीज आ रही है, यानी ये चेंजेस हो रही है। अब ये मैं परसेंटेज मेथड की मदद से लिखूंगा तब भी वही आंसर आएगा, आर्क की मदद से लिखूंगा तब भी वो एवरेज लेके वही आंसर है। ठीक है, अब आप एक चीज नोट करो, जब हम परसेंटेज पढ़ते थे और जब हम आर्क पढ़ रहे थे तब हम 2 पॉइंट की बात कर रहे थे, और जब 2 पॉइंट की बात हो रही थी
तो हमको इलास्टिसिटी निकालनी है, और इलास्टिसिटी हमेशा बीच में से हम उनकी एवरेज को देख के निकालते हैं। तो इसलिए हम लोग ने इसके फॉर्मूले के साथ क्या इस्तेमाल किया था, एवरेज का वर्ड इस्तेमाल किया था। इसलिए हम लोग बोल रहे थे P2 + P1 और Q2 + Q1, यही बात हम कर रहे थे। लेकिन जब हम एक पॉइंट की बात करें तो आपको कोई जरूरत नहीं है, सिंपल आपके परसेंटेज इन क्वांटिटी डिमांड और परसेंटेज इन प्राइस, जो प्राइसेस हैं उसको आप निकाल लो और अगले से कंबाइन मैच कर लो बस। तो ये जो आपका डिफरेंस आएगा ये आपका क्या आएगा, पॉइंट। तो जैसे हम एक पॉइंट की बिना पे काम कर रहे हैं, ये देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन अ सिंगल पॉइंट ऑन अ डिमांड कर्व इज कॉल्ड पॉइंट इलास्टिसिटी। Point elasticity of demand is used for very small changes in price and quality. The R elasticity demand is used for higher changes. जब higher changes की बात होगी तो हम लोग R elasticity की तरफ जाएंगे, और जब lower changes होंगे यानी हल्की हल्की बारीक changes होंगे तो हम point elasticity की तरफ जाएंगे। Process point elasticity demand is measured in the following formula आपके सामने given है। और दोस्तों इसी के साथ हम इस लेक्चर में आपसे अलविदा लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये जो लेआउट था प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड का अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको आ रहा है, आपको हमसे फायदा हो रहा है, तो अगर आप इसको दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें, और बस कोरोना में अपना ख्याल रखें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।